तो लास्ट क्लास में चलो हम नॉस इक्वेशन को पढ़ रहे थे। ठीक है। तो नॉस इक्वेशन वाले पार्ट में ही कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। बस उसको ट्राई करना आपको। ठीक है। हम्म। ठीक है, चलो तो आप लोग ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 पॉसिबल हो तो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कर लो एंड 2 ट्राई कर लो। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। मे बी इसमें कुछ क्वेश्चन शायद आप पहले ही बना चुके होगे, तो कोई दिक्कत, उसका रिकैप कर लो आप बना करके। तीनों का आंसर मुझे बताएंगे आप लोग। ये बेसिकली आपका नॉस इक्वेशन हम लोग रीच नहीं किए थे, तो आपका सेल पोटेंशियल, एनोड कैथोड के पोटेंशियल का यूज करके आप सेल के स्टैंडर्ड पोटेंशियल को कैसे निकालते हो, ये आपको इससे लिंक, ये सारा क्वेश्चन है। जब जो बच्चे इसको बना पा रहे हैं उसका आंसर मुझे चाहिए।
जिन बच्चों का आंसर आ रहा है मुझे बस पोस्ट करेंगे ताकि मुझे पता चल जाएगा पीछे क्लास का रिकैप किए हो। बच्चों मैं वेट कर रहा हूँ, आंसर पोस्ट करेंगे। लास्ट क्लास में आप लोग आंसर तो दे रहे थे, बस उसको दोबारा बस रिकैप करके बता देना है। एक आंसर है, क्वेश्चन नंबर वन का है आपके पास। ठीक है, वन वन का तो आंसर करेक्ट बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, टू फाइव एंड सिक्स का भी ट्राई करेंगे, बताएंगे बच्चे लोग। क्वेश्चन टू का आंसर अपने पास आया एक। क्वेश्चन टू का आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सिक्स आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन वन एंड टू का जो आंसर है अपने पास सही है। नेक्स्ट ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सिक्स।
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके पास दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है। एक का है 0.15 एस एन वाले का, और क्रोमियम का है 0.74। अगर दोनों सेल को अगर हम मैच करेंगे तो फिर पोटेंशियल क्या बिल्ड होगा, आपसे पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पे एक जाना ना, ये नेगेटिव में है, मतलब ये नेगेटिव इधर तो दिख रहा है आपको। ये यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यानी ये माइनस दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये ऊपर भी चला गया था, तो ये -0.74 है। ठीक है। इसका आंसर करेक्ट है। जिस बच्चे भी आंसर दिया इसका आंसर करेक्ट है। दिस फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन, 6 नंबर बचा हुआ है, आंसर चाहिए 6 नंबर का, क्या होगा? हाँ। बस लास्ट क्वेश्चन बचा, लास्ट का रिस्पॉन्स करेंगे आप लोग, चलो। जितना क्वेश्चन बना होगा उतना क्या होगा, चीज़ों को समझाना आसान होगा हम लोग के लिए। सिक्स का एक आंसर अपने पास आ चुका, सी, बाकी लोग रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो सिक्स का सी है अपने पास। और कोई आंसर सिक्स के लिए?
इसमें दोनों का आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो जिसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा रिड्यूस होगा, जिसका जिसका कम रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक। तो अगर इन सारे में अगर हम ऑप्शन देखें, तो सेल को रिडक्शन फिजिबल कब होगा, जब आयरन प्लस से प्लस खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और I-I2 में जाएगा, यानी आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो सही है। तो चलो चलो, आप लोगों को बेसिक बेसिक सेल का फंक्शंस क्लियर हो चुका है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा फोकस रहेगा नर्स इक्वेशन पे। नर्स इक्वेशन पे। ठीक है। यहाँ से एक सेकंड बस। तो सबसे पहले ध्यान देना, आगे प्रोसीड करने से पहले, अगर कोई भी जब रिएक्शन दिया रहता है तो उसका आपको के इक्विलिब्रियम या फिर रिएक्शन क्वोशिएंट लिखने आता है कि नहीं आता, तो मुझे जानना आपसे। ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं, हाउ टू हाउ टू राइट एक्सप्रेशन ऑफ क्यू। क्यू को बोलते हैं केमिस्ट्री में बच्चों लोग रिएक्शन कोसेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोसेंट। ठीक है। तो हाउ टू राइट एक्सप्रेशन ऑफ क्यू एंड के मतलब हो गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों लोग, जब भी आप के या क्यू के बारे में जब लिखते हो, तो सिंपल ध्यान देना, अगर आपके पास अगर कोई इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 2A है, मतलब एक रिएटेंट ए है जिसका कोएफिशिएंट 2 लगा हुआ, वहाँ पे एक्वस फॉर्म में है। ठीक है। 3B एक्वस फॉर्म में है। ठीक है। और यहाँ पे सी है, इसका अगर हम लेते हैं, सी एक्वस फॉर्म में है, कोएफिशिएंट 1 है इसका। और 4D भी लिया है एक्वस फॉर्म में। ठीक। अगर आपको बोलेंगे इसका आपको क्यू लिखना है, तो जब भी एक्वस फॉर्म रहता है तो हम क्यू जब लिखते हैं तो इनका कॉन्सेंट्रेशन लेता है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोलारिटी। तो इसका क्यू हम लिखेंगे, तो कौन जो भी राइट साइड में है, यानी जो आपके राइट साइड में इधर है, ठीक, इसको लेते हैं हम लोग न्यूमरेटर में। ठीक। यानी यहाँ हो जाएगा सी का कॉन्सेंट्रेशन इनटू डी का कॉन्सेंट्रेशन का जो कोफिशिएंट हो जाएगा पावर में। ठीक। डिवाइडेड बाई आपके रिएक्टेंट में जो भी चीज़ है उसको लेंगे हम लोग नीचे में, यानी यहाँ पे नीचे हो जाएगा ए का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन का क्यू। ठीक। तो ये हो जाएगा तो इस तरह से हम रिएक्शन का क्यू लिखते हैं। तो क्यू के लिए बेसिकली क्या है, आपका जो भी राइट साइड रहता है, यानी जो पॉट के साइड होगा वो जाएगा न्यूमरेटर में। जो भी लेफ्ट साइड रहता है, एंड लेफ्ट का मतलब रिएक्टेंट के साइड रहेगा, उसको हम डालते हैं डेनोमीटर में। और जो जो भी एंटिटी एक्वस फॉर्म में है ठीक, तो उसके मोलरिटी को हम लेंगे। ठीक है। तो
मोरिटी ऑफ सी डी, और उसका कॉपरेशन जाएगा पावर में। तो ये तो अगर के भी लिखेंगे तो क्यू और के का एक्सप्रेशन सेम होता है, मतलब जो हम क्यू के लिए लिखे हैं वो लिखना है। ठीक। जो हम क्यू के लिए लिखे हैं के लिए लिखना है। ठीक है, अब ध्यान देंगे। तो इसका अगर हम के के लिए लिखे हैं, तो इसका के के लिए क्या होगा, एक समझ लो। हम्म। हाँ, और कहाँ पे थे चलो। तो जो भी आपके पास, एक बार ऑडियो, ऑडियो वाला प्रॉपर मुझे बोलना, ये थोड़ा सा इशू कर रहा रहता है। ठीक है, एक मिनट बस वेट करेंगे, बस एक मिनट बस वेट करना आपको। तो मैं ऑडियो फिक्स कर रहा हूँ, एक मिनट बस और वेट करेंगे बस। ठीक है चलो। तो एक मिनट बस वेट कर रहा हूँ, मैं माइक को बस मैं डिस्कनेक्ट करके मैं दोबारा रिकनेक्ट करूंगा, क्योंकि डिटेक्ट नहीं कर मेरा माइक जो प्रॉपर। ठीक है चलो, अभी वॉइस आपको प्रॉपर आई थिंक ऑडिबल होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था यार,
बस यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन का अगर हम लोग को अगर मेंशन करना होगा क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर, पावर क्या लोगे आप, 4 लोगे। बस इसमें क्या होता है, बस यहाँ पे जो भी आप कॉन्सेंट्रेशन पुट कर रहे हो, ये होता है एट टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम का, एट टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम का। तो यहाँ पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा ये इक्विलिब्रियम टाइम का होगा, ठीक है। और जो क्यू का एक्सप्रेशन होता है, क्यू में किसी भी टाइम का, एनी टाइम का, किसी भी टाइम का पुट करोगे, उस टाइम का आपको क्यू मिल जाएगा। तो क्यू बेसिकली वेरिएबल होता है, जिस टाइम का आप कॉन्सेंट्रेशन पुट करोगे उस टाइम का आपको क्यू मिल जाएगा, ठीक। और के एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो के कांस्टेंट यहाँ पे के मिलने वाला आपको है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसी में अगर ध्यान देना, अगर आपके इक्वेशन में अगर वेरिएशन डाले, हम वेरिएशन डालने का मतलब ये है कि अगर आपके पास इक्वेशन ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। इक्वेशन कैसा, मतलब जैसे मान लेते हैं कि 2a इक्वल्स है 3b गैस है, ठीक है। जी मतलब गैस, बात समझ में आया? और आपके पास 4c लिक्विड है एंड 3d गैस हो गया, 2e एक्वस है, ठीक। और यहाँ पे एक, तो इस केस में यहाँ पे एक एफ ले रहे हैं, बोलेंगे यहाँ पे 3f सॉलिड है, ठीक। सॉलिड है या पीपीटी है। तो अगर इसका हम क्यू लिखेगा ना, तो क्यू लिखने में होता क्या है, लिक्विड एंड सॉलिड को आप करते हैं नेग्लेक्ट, आपके क्यू के एक्सप्रेशन में नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका लिक्विड एंड सॉलिड, तो इसमें आपको ध्यान देना है, नेग्लेक्ट किसको नेग्लेक्ट करना है, लिक्विड एंड सॉलिड को नेग्लेक्ट करना है, उसको आपको लेना ही नहीं एक्सप्रेशन में, बात समझ में आया? और गैस का प्रेशर लेना है, गैस के लिए आप यूज करोगे प्रेशर, ठीक है। और जब भी एक्वस होगा, एक्यू के लिए लोगे कॉन्सेंट्रेशन, ब्रैकेट जब भी लिखें इसका मतलब होता है मोलारिटी, क्या होता है, मोलारिटी, बात समझ में आया? तो यानी एक्वस के लिए कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, गैस के लिए आप प्रेशर लेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है इसका हम अगर क्यू लिखे, तो इसका क्यू कैसा दिखेगा चलो आपको, तो इसका हम क्यू लिखते हैं, तो न्यू आपके राइट साइड का जो सी है और एफ है ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस बचेगा क्या, डी है और ई बचेगा, तो डी का क्या लेंगे, तो डी के लिए गैस, तो प्रेशर ऑफ डी का पावर होगा 3, और ई के कॉन्सेंट्रेशन का होगा स्क्वायर, क्योंकि ई एक्वा से तो इसका कॉन्सेंट्रेशन लेने वाले हैं, बात समझ में आया? सिमिलरली आपका ए है, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर लेंगे, और बी गैस है तो गैस के लिए हम क्या बोले, प्रेशर लेना, तो प्रेशर बी का पावर लेंगे हम 3। तो ये हो जाएगा इस इक्वेशन का क्यू, इसको नोट कर लो, ठीक है। बेसिकली क्या है कि आपको क्यू लिखना नहीं आएगा तो आगे आगे जो है मुश्किल होगा, ठीक। तो क्यू का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, बस उसमें वैल्यूज को पुट करोगे आपका कम हो जाएगा। क्यू का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, वैल्यूज को पुट करोगे आपका कम हो जाएगा, याद रखना आपको है, ठीक। इसको नोट करेंगे चलो फास्ट, इस पर 2 क्वेश्चन कर लेंगे। इसको नर्स इक्वेशन का बेसिक थ्योरी बता के हम लोग न्यूमेरिकल पर मूव कर जाएंगे नर्स इक्वेशन के। ठीक है, एक बार नोट हो जाए कर लो तो बता देना चैट बॉक्स में कि नोट कर चुके हैं, ठीक है। फिर अभी ऑडियो ऑडिबल है या फिर कट रहा है? चलो बताए को इन्फॉर्म करेंगे। और
ऑडिबल नहीं तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा इन्फॉर्मेशन को। अब ध्यान देना, मैं मैं इन्फॉर्मेशन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक सेकेंड, अब 1 मिनट वेट करना। तो चलिए बताना, अभी वॉइस प्रॉपर जा रहा है नहीं जा रहा आपको, या लैग कर रहा है अभी भी? मैं टॉपिक को मैं फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो अगर जिसको पहले इशू है तो दोबारा सुन लेंगे चीजों को, ठीक है? तो ध्यान देना, हमारा बेसिकली आगे बढ़ नॉइस इक्वेशन को समझाने के लिए आपको बेसिकली थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था, क्योंकि इसका ये एप्लीकेशन यहाँ पे रहेगा, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम में बेसिकली हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब इक्विलिब्रियम नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बेसिक में समझा दे रहा हूँ आप पे। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट का मतलब होता है क्यू, ठीक है? और एक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, होता है क्या होता है। दोनों का एक्सप्रेशन देखने में सेम ही लगता है। जैसे मान लेते हैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, 2 aqueous 3b aqueous, ठीक है? C aqueous एंड 4d aqueous। इसका हम अगर क्यू लिखेंगे तो क्यू कैसे लिखते हैं? तो बोला गया जो भी आपका प्रोडक्ट में है, ये प्रोडक्ट में क्या क्या है, C and D है, ठीक है? तो उसको कॉन्सेंट्रेट के और है, ये प्रोडक्ट जाएगा आपके न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखना, जो जो भी हम ब्रैकेट यूज करते हैं, ब्रैकेट का मतलब होता है मोलरिटी पुट करना, हमको मोलरिटी को पिक करना है, ठीक? अच्छा, ब्रैकेट के आगे हम टी टाइम लगा दिए। टाइम इसलिए लगा है क्योंकि टाइम के साथ क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज करता जाएगा, जाएगा एंटिटी का। तो जिस टाइम का आप कंसंट्रेशन पुट कर रहे हो उस टाइम का आपको क्यू मिलेगा, क्योंकि बेटर समझने के लिए यहाँ पे आप क्यू के पास आप टाइम भी लगा सकते हो। मतलब जिस टाइम का आप वैल्यूज को पुट करोगे उस टाइम का आपको क्यू मिल जाएगा, ठीक? अच्छा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका भी एक्सप्रेशन सिमिलर होता है, मतलब सेम एक्सप्रेशन है। बट होता है क्या है इसमें, जब हम कंसंट्रेशन या फिर जो भी हम इनपुट पुट करेंगे वो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट का। तो चूंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट का कंसंट्रेशन या जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट वैल्यू के कारण क्या होता है, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट निकल जाएगा, ठीक है? तो के इक्विलिब्रियम सेमी एक्सप्रेशन है। बस में बस होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे वो पुट करेंगे वो होता है इक्विलिब्रियम के टाइम का। तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको ज़्यादा हमको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा फोकस मेरे क्यू पे करना है। तो क्यू का मतलब एक्सप्रेशन सेम है, जिस टाइम का हम डालेंगे उस टाइम का क्यू मिल जाएगा, ठीक? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बड़ा सा इक्वेशन लिख दिया आपके सामने,
अच्छा, इसमें ये भी आपको बताया गया कि जब भी आपके एक रिएक्शन में कोई लिक्विड रहेगा या आपके पास सॉलिड होगा, तो अपने एक्सप्रेशन में इंक्लूड एक्वस रहेगा, सिस्टम में कोई भी तो उसका कॉन्सेंट्रेशन रहते हैं। और जब भी गैस रहेगा तो गैस के लिए हम प्रेशर यूज करेंगे, गैस के लिए प्रेशर यूज करेंगे। तो जैसे आपके पास एक इक्वेशन जो दिया हुआ था, जिसको मैं ग्रीन कलर के बॉन्ड से कर रहा हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन में अब ध्यान ना, ए बी है लेफ्ट में, राइट में सी एफ है, सी और एफ का सेट, एफ का है सॉलिड, डी गैस है, और ई क्या है आपका, ई को। और डी के लिए हम लिए प्रेशर क्योंकि गैस है, और ई के लिए लिए हम मोलरिटी क्योंकि एक कॉस्टम था। और डिनोमिनेटर में आपका ए और बी लिया गया है, एक और बी का, ए का लिया गया है मोलरिटी क्योंकि एक कॉस्ट है, और बी का होगा क्या होगा, गैस। मतलब बी जो गैस उसका क्या लिए हम लोग, प्रेशर लिए हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जहां भी दिक्कत हो वहां पे हम मैं हूँ, आकाश बोल कि यहाँ पे मेरे को दिक्कत हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई इक्वेशन में ऐसा लिख, टू, ठीक है, टू प्लस एक्वस, जिंक प्लस टू एक्वस एंड टू एजी सॉलिड, बेसिकली डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो एजी का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, 0.1 दिया है मोलर, ये दिया है कॉन्सेंट्रेशन एजी का, ठीक है। और जिंक प्लस को कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है पॉइंट 0.1, ये भी दोनों का 0.1 दिया हुआ है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इसका आपको क्यों बताना है। अच्छा, सॉलिड, यहाँ जो सॉलिड्स है उसका आपको अमाउंट नहीं देगा क्योंकि इसका आपको नीड ही नहीं है। बात समझ में आया। तो इसका आपको क्यों, क्या ऐसा क्यों, क्यों आपको इससे निकालना, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे। अगर आपको दे देंगे ऐसा कुछ, हम जिंक सॉलिड है, Cu+2 एक्वस गिव्स जिंक+2 एंड कॉपर सॉलिड, यहाँ पे वैल्यू मान लेते हैं 0.001 मोलर है, और यहाँ पे इसका एक सेकेंड, 0.001 मोलर है। और यहाँ पे मान लेते हैं इसका मोलरिटी मान लेते हैं 0.01 मोलर है। इसका क्यों पता करना आपको। अच्छा, आपको एक और भी चीज पता करना है, आपको रिएक्शन का एन पता करना है। तो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि फाइंड क्यू एंड एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ, एन का मतलब क्या हो बच्चों, एन का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन ऑफ रिएक्शन और प्रोसेस। तो बच्चों फटाफट रिस्पॉन्ड करेंगे। अब रिएक्शन को हम ए और बी बोल देते हैं, ठीक है। पहला रिएक्शन मान लेते हैं, इसको वन बोल दिए हम अपना, इसको हम टू बोल दिए। तो रिएक्शन वन टू का दोनों का क्यू बताना आप लोग को, और दोनों का आपको एन बताना है, ठीक है। जल्दी से इन्फॉर्म करेंगे बच्चों लोग क्या क्या आंसर होगा आपका। बच्चों लोग जल्दी से आंसर बताएंगे आप लोग, आपके आंसर का वेट कर रहे हैं हम लोग।
सही गलत तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अटेम्प्ट करो। ठीक है। आपका आंसर गलत होगा सही, उसे मतलब नहीं रुको, आप बस रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, इसका क्यों आपको क्यों बताना है, और क्या बताना है आपको? आपको बताना है इसका एन बताना है। ठीक है। अगर ये बताना सीख गया ना तो बाकी काम बहुत इजी है, मतलब आगे का प्रोसेस बहुत आसान होगा। मेन चैलेंज होता है कि आपको इसको क्यू और एन को निकालने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये निकालेंगे तो आगे बहुत सिंपल रहेगा। ठीक है। एक आंसर जो है अपने पास सही आया है। पहला जो पहला क्वेश्चन था ना, फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर आपको एन बोला जाएगा तो एन के लिए सिंपली क्या करना आना है, बेसिकली इसमें रिडॉक्स चेंजेस हो रहा होगा। तो लॉस और आपका जो इक्वेशन जो भी दिखा होगा उसका लॉस और गेन पता कर लो, लॉस गेन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, जिंक से जिंक प्लस टू जा रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, उसमें चलो लॉस हो रहा है। ठीक। और एजी में एजी प्लस में जाएगा तो चूंकि एक एजी में एक इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, तो दो में क्या कितने गेन होगा, दो का गेन होगा। ठीक है, तो लॉस गेन दोनों का सेम ही होना चाहिए, तो आइदर लॉस या गेन किसी एक को आप एन बोल देना। तो यहाँ पे एन होगा, एन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वही कहीं ना कहीं गेन कर रहा होगा। तो लॉस और गेन जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है आपस में कनेक्टेड है, कनेक्टेड है मतलब क्या होगा, को आप अपना पार्ट बोल सकते हो। ठीक। तो आपका एन हो गया 2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करते हैं सर क्यू कैसे सोचेंगे, बहुत सिंपल है। इसका क्यू लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो तो क्यू लिखने के लिए राइट्स में क्या है, सिल्वर के सॉलिड स्टेट उसको लेंगे, नहीं तो क्या होगा लेफ्ट में उसमें बस जिंक प्लस टू को लेंगे, तो जिंक प्लस टू कॉन्सेंट्रेशन पुट करेंगे हम। और नीचे में एजी है तो एजी के जो पास कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है तो उसका हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। तो जिंक प्लस का 2 का वैल्यू कितना हो, 0.1 होगा, कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ था, डिवाइडेड बाई एजी का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दिया हुआ है, उसका स्क्वायर 1 डिवाइड नीचे 2 बार 0.1 होगा, ये कैंसिल होते क्या हो जाएगा, 1/0.1 कितना हो जाएगा बच्चे लोग। वन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये और आसान है। ठीक है, ये और आसान है, एक बार ट्राई कर बताएंगे।
हम्म। ठीक है। क्वेश्चन टू का भी आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। देख लेते हैं एक बार हम लोग। ठीक है। तो आपको प्रोसेस समझना आता है, यहाँ पे देखना जिंक से कितने इलेक्ट्रॉन का आपका, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करा था चलो, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या क्या लॉस किया। ठीक। और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करा, गेन कर रहा है। बात समझ में आया? तो इसका एन कितना हो जाएगा, इसका एन हो जाएगा 2। ठीक। इसका एन हो जाएगा 2। बात समझ में आया? अब ध्यान देंगे। तो अब इसका क्यू कैसे लिखोगे, तो क्यू के लिए बहुत सिंपल है, राइट साइड में क्या होगा, जिंक +2 है तो क्यू में राइट में लगा दें, जिंक +2 का कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे। कॉपर का चूंकि सॉलिड साइड राइट में, उसको लेंगे नहीं, नीचे हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा। लेफ्ट साइड में कॉपर +2 का कॉन्सेंट्रेशन पुट करना है, अब वैल्यूज दिया हो क्वेश्चन में पुट कर दो। तो जिंक का 0.01, कॉपर का 0.001, आंसर हो जाएगा 10। बात समझ में आया? अगर इतना क्लियर है तो आपको मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बताएंगे आप लोग। आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, Barium+Al+3 gives Ba+2 NaL। इसका आपको बताना है क्यू यानी, एक क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया हमारा, इसका एन बताना है आपको, एन क्या होगा और क्यू क्या होगा। ठीक है। वैल्यूज क्या दिया हुआ है, बैरियम यहाँ पे सॉलिड है, अल्युमिनियम एक्वस स्टेट में था, यहाँ पे Barium+2 एक्वस स्टेट में चला गया है, और Al+3 एल का सॉलिड स्टेट है। ठीक है। यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, मान लेते हैं 0.1 ले लेते हैं, और Barium+2 का भी 0.1 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मेरे को इस इक्वेशन का एन और क्यू बताना आपको, तो सोच के बताना, तो सोच के बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन देगा, तो थोड़ा सोचना है। देखो क्या क्या चीज कुछ मिसिंग है क्या, कुछ हमें ऐसा चीज है मिसिंग कुछ है कि नहीं, वो देखना है, फिर पुट करना है आपको। जल्दी फास्ट। एक दो क्वेश्चन को और भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग नर्स इक्वेशन को बस इन्फॉर्म करना और बस वैल्यूज को पुट करना चालू करना है, अपना काम हो चुका है। ठीक है। और क्वेश्चन सारा हम लोग नीट का क्वेश्चन देख लेंगे कि क्वेश्चन कैसा आया हो नीट में। आपके नीट का क्वेश्चन जो आप करोगे अब, चलो ना। ठीक है। तो आपका जब नीट का क्वेश्चन जो है, जब आप करोगे, तो आपके बोर्ड्स का जो एमसीक्यू क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ, जो आंसर अपने पास है करेक्ट आंसर है। ठीक है। ठीक है, तो बाकी लोग तब तक एक और क्वेश्चन जो बच्चे हैं, इसको अटेम्प्ट कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या होगा, चलो नीचे वाले क्वेश्चन का। मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया था उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ।
बाकी लो देखना, ध्यान देना। ऊपर वाले इक्वेशन बैलेंस नहीं किया हुआ है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करोगे? तो लॉस और गेन को इक्वल करोगे। ध्यान देना, अल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। ठीक है, और बैरियम क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो यहाँ पे 3 का क्या है? 3 का गेन है, और नीचे में क्या है? 2 का लॉस है। तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा पहले आपको। तो लॉस गेन इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बेसिकली लॉस को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। ठीक। और जो गेन है, गेन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो ये लॉस गेन हमेशा इक्वल करके सोचना है। ठीक। अच्छा, लॉस गेन अब कितना हो चुका है? तो 6 का लॉस हो चुका है, 6 का गेन हो चुका है। ठीक है, तो इसका एन हो जाएगा 6। बात समझ में आया? अब इक्वेशन का कोफिशिएंट आप बैलेंस कर चुके हो, तो सर क्यू लिख लेते हैं। तो क्यू कैसे निकलेगा? तो क्यू हो जाएगा राइट का बैरियम +2 का क्यू। ठीक है, अल्युमिनियम का सेट सॉलिड है, राइट में तो लेंगे नहीं, डिवाइडेड बाई Al+3 का स्क्वायर। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बैरियम का 0.1 का क्यू, और एल का 0.1 का स्क्वायर। यानी 0.1 ऊपर 3 बार लिखना पड़ेगा हमको, और नीचे 2 बार लिखना पड़ेगा। ये कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या होगा? 0.1 होगा नहीं, 1/10 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो आपका जो क्यू है पहले क्वेश्चन का 1/10 आ गया, यानी 0.1 आ गया है। बात समझ में आया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का बताएंगे फटाफट, कितना होगा होगा। सेम तरीके से क्वेश्चन 4 का बताएंगे। जल्दी फर्स्ट। पहले 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 का आपका आंसर ठीक है। ठीक है, सेकंड का चेक कर लेते हैं। सेकंड का आंसर मैं पूछा था आपसे, फर्स्ट आंसर सही है। सेकंड का ध्यान देना, इक्वेशन में लॉस गेन को पहले इक्वल करो। तो यहाँ पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। जिंक क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो हाइड्रोजन में
यहाँ पे दो कर लोगे तो तुम्हारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, तो हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा। ठीक, तो लॉस गेन आप इक्वल कर चुके हो। अब ध्यान देना, इसका एन क्या हो जाएगा, इसका एन हो जाएगा 2। अच्छा, क्यों लिखने की कोशिश करो तो क्यों हो जाएगा, क्यों, ध्यान देना, इसका एन 2 हो जाएगा। और क्यू जब लिखो तो क्यू हो जाएगा, राइट में क्या है, जिंक +2 का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, उसका पावर 1 रहेगा, इनटू जो गैस है उसका प्रेशर लेंगे, तो प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाई लेफ्ट साइड में H+ का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर लेंगे। तो ऊपर में 0.01 है जिंक का, नीचे 0.1 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, और यहाँ पे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन में 10 पुट करना पड़ेगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका भी क्यू 10 निकला, इसका एन कितना निकला, 2 निकला आपको। ठीक, ये चीज ध्यान देंगे। तो आपका आंसर, दोनों आंसर आई थिंक आपका करेक्ट था। ठीक है, अब ध्यान देंगे। तो ये रहेगा ऐसा चीज, कभी कभी क्या होना, कभी कभी आपके सिस्टम में गैस रहेगा। एक एक पॉइंट नोट करना, इफ प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट गिवन, तो उस केस में क्या करना, देन टेक इट एज 1, उसको 1 मान लेंगे, 180 में 1 बार जो भी है 1 मान लेंगे। तो 1 मानने का मतलब क्या है, वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आप आपको बोलते हैं कि जिंक +2H+ है, ठीक, और यहाँ पे जिंक +2 बना, और यहाँ पे H2 गैस निकला है, और यहाँ पे H2 का प्रेशर को नहीं देते, बस बोलते कि हाइड्रोजन है 0.1 और जिंक है 0.01। ठीक, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देते, तो इस केस में आप क्या मानते हैं, इसका बाय डिफॉल्ट क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो इसका जो क्यू लिखते हैं, तो क्यू में जिंक +2 लिखते हैं आप, कॉन्सेंट्रेशन नीचे होता है H+ का स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ H2, इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 मानने का मतलब क्या हो गया, क्या हो जाएगा, वो नेगलेक्ट की तरह हो जाएगा। ठीक, ऊपर 0.01 होगा, नीचे क्या होगा, 0.1 का स्क्वायर होगा, तो 0.01 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर भी 0.01, एक कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझे। तो कभी भी क्वेश्चन में गैस का कुछ मेंशन नहीं किया रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट चीज़ों को सिंपल रखने के उसको 1 मान लेना। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मूव, अगर यहाँ तक इशू नहीं है तो हम लोग मूव करेंगे नॉस इक्वेशन का बेसिक डेरिवेशन, फिर उसका एप्लीकेशन पे, यानी एप्लीकेशन मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चलो। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग जस्ट आगे मूव करेंगे। ध्यान देना, जब से जैसे कोई भी हम सेल फॉर्म करते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास एक है जिंक से जिंक +2 का कपल का ये ओपी दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है 0.76, और कॉपर +2 से कॉपर का दिया हुआ है आरपी, ये वैल्यू दिया हुआ है 0.34 दिया हुआ है। तो ये जो वैल्यू दिया होता है ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, यानी आपको दिया हुआ ई नोट दिया हुआ है, ई नोट दिया हुआ जिंक से जिंक +2 का, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.76, और ई नोट दिया हुआ है कॉपर +2 से कॉपर का वैल्यू दिया हुआ है, ये है 0.34। ठीक है, तो ये जो ई नोट दिया हुआ है, अगर हमें इस पॉइंट पे हम अगर निकालेंगे इनोड सेल, तो इनोड सेल जो होता है ये क्या हो जाएगा, एनोड। ठीक है, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस जो कैथोड है, जो रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये कितना आ गया था, तो ये इनोड सेल इस तरह निकलता है 0.76 +0.34, यानी ये हो जाएगा 1.1 वोल्ट के पास। तो इस तरीके से हम लोग ई नोट निकालना सीखे थे। ठीक है, अब इसी को आपको बुक्स में क्या लिखा रहता है, तो अगर आपको ई नोट सेल का फॉर्मूला दिया रहता है, तो राइट इनोट राइट माइनस इनोट लेफ्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो भी यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं हम लोग,
रिडक्शन पोटेंशियल को पुट करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को पुट करते हैं, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। राइट में क्या होता है कैथोड, लेफ्ट में क्या होता है एनोड। ठीक। और दोनों का आप यूज कर रहे हो, कौन सा पोटेंशियल यूज कर रहे हो, दोनों का यूज कर रहे हो आरपी। आरपी का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल हम यूज करते हैं फॉर्मूले के लिए। तो यहाँ तक आप लोग कंफर्टेबल हो चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इनोट निकालना सीख चुके हो। तो इनोट सेल जो होता है, ये सेल का ये कब डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे। कब डिफाइन होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन। अर्थात आपके जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, उसमें क्या बोला गया है, तो बोला गया प्रेशर को लेंगे 1 बार, यानी कोई भी गैसेस एंटिटी होगा उसका प्रेशर क्या होगा 1 बार, और कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको लेंगे हम लोग 1 मोलर। टेम्परेचर को लेंगे 298 केल्विन। इस कंडीशन पे जो आप ई निकालोगे इसको बोलते हैं, उस कंडीशन पे जो सेल का जो पोटेंशियल होगा उसको बोला गया है ई नॉट सेल। ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो पोटेंशियल हम निकालते हैं उसको बोला गया इनोट सेल। तो इनोट सेल मतलब एक फिक्स चीज होता है किसी भी सेल का। अगर बोला गया है मेरा कंडीशन में वेरिएबल हो गया, मतलब प्रेशर हम चेंज कर दिए, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिए, टेम्परेचर चेंज कर दिए, उस केस में आपका सेल पोटेंशियल इनोट सेल के इक्वल नहीं होगा, उसमें कुछ और हो जाता है। तो बेसिकली हमको निकालना है कि अगर हम कंडीशन को अगर चेंज करते हैं, यानी प्रेशर चेंज कर दिए, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिए, टेम्परेचर को चेंज कर दिए, तो उस केस में हमारा सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज करते हैं, टेम्परेचर नॉर्मली चेंज नहीं करते हैं। तो बेसिकली जो अगर हम कंडीशन को वेरिएबल बनाएंगे तो पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, उसको हम लिंक करते हैं नर्स इक्वेशन से। नर्स इक्वेशन से। ठीक है। तो डिपेंडेंस ऑफ सेल पोटेंशियल, यानी डिपेंडेंस ऑफ ई सेल ऑन कंडीशन, ऑन कंडीशन, तो ध्यान ना, इसके लिए हमको सीखना है NERNST, नॉन्स इक्वेशन। ठीक। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला बच्चों लोग, बोला गया है कि आप लोग थर्मो में एक टर्म होता है डेल्टा जी। तो डेल्टा जी के लिए आपको पता होता तो -NFE। अच्छा। और एक होता है डेल्टा जी नोट। तो डेल्टा जी नोट होता होता है स्टैंडर्ड कंडीशन वाला, ये होता है -NFE0। बात समझ में आया। यहाँ पे एफ है फैराडे कांस्टेंट, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई है सेल पोटेंशियल। तो ध्यान ना, डेल्टा जी नोट और ई नोट क्या होता है, दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट फॉर अ प्रोसेस, कांस्टेंट फॉर अ प्रोसेस, फॉर अ रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन या प्रोसेस के लिए ये क्या होगा, फिक्स रहेगा, मतलब दूसरे प्रोसेस पे चेंज करेगा। दो अलग अलग रिएक्शन का ये दो अलग अलग कांस्टेंट हो जाएगा। तो किसी एक रिएक्शन के लिए या किसी एक प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नोट ई नोट क्या होता है, फिक्स होता है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका अच्छा डेल्टा जी और ई क्या होता है, वेरिएबल होता है। ये वेरिएबल होगा, डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है कंडीशन पे, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। बात समझ में आया। तो दो टर्म था डेल्टा जी और ई, डेल्टा जी नोट ई नोट। जहाँ पे नोट सिंबल हम यूज किए हैं बेसिकली वो क्या होता है, कांस्टेंट है किसी प्रोसेस के लिए। ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ तक ये कर लेंगे आप। तो अब हमको सीखना है कि कंडीशंस पे आपका सेल पोटेंशियल कैसे हम लिंक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार नोट कर लेना है। अच्छा, वेटेज के हिसाब से अगर आप पूछ रहे हो ना, तो वेटेज के हिसाब से दो चीज रहेगा कि आपका स्कूल का एग्जाम का एक वेटेज होगा, और एक होता है जेई का। ठीक है। तो जेई का या फिर नीट का, तो इसको आप स्कूल पे अगर वेटेज देखते हो तो स्कूल में ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म वेटेज है सारा। मतलब आपके सीबीएसई बोर्ड का जो वेटेज है ऑलमोस्ट वही रहेगा। तो स्कूल का वेटेज आपको बेटर पता होगा, मुझे सीबीएसई बोर्ड का ज़्यादा बेटर पता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, सॉल्यूशन ऑलमोस्ट सब सिमिलर वेटेज वेटेज पे है। ठीक है। तो आप
और केमिस्ट्री थोड़ा आसान है, एफर्ट मारोगे तो आप सीख जाओगे। ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि नीट या जेई के लिए आप अगर बात कर रहे हो, तो उसमें वेटेज आप देखोगे तो मतलब ऑलमोस्ट वेटेज यूनिफॉर्म रहता है। मतलब क्या बोलेंगे, 15 आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अराउंड 15 क्वेश्चन रहेगा, इनऑर्गेनिक का 15 है, और फिजिकल का भी रहता है। तो पहले क्या था कि इनऑर्गेनिक का इंफॉर्मेशन चैप्टर हुआ करता था ज़्यादा, तो उसमें इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन ज़्यादा आता था। बट लास्ट 2-3 साल से इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर को कट कर दिया गया है, तो उसके हिसाब से फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज बढ़ चुका है पेपर में, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का वेटेज मतलब उसके अकॉर्डिंग ही है। तो आप, लेकिन होता क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कनेक्टेड होता है, तो अब एडवाइस ये आता है कि आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल के चैप्टर को अच्छे से कर लो, और ऑर्गेनिक का क्वेश्चन देखना है कि आपके बुक्स जो भी जो पढ़ाया जा रहा है उसको फॉलो करोगे। ऑर्गेनिक का इस बार का जो क्वेश्चन था नीट का, वो काफ़ी मतलब कनेक्ट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। तो अगर उसको ढंग से नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री ठीक कर लेते हो और इनऑर्गेनिक ठीक करते हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएगा। और ऑर्गेनिक का क्वेश्चन जो होता है आपके आपके किस्मत पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा कि वो लिंक रहेगा, डिपेंड करता है पेपर कौन सेट कर रहा है। तो अगर ऑनलाइन अगर टेस्ट होगा आपका, ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट अगर होगा, तो उस केस में अगर मल्टीपल सेशन होने वाला अगर है, जैसे जेई में होता है, तो उस केस में नीट का पेपर में भी क्या होगा, कभी पेपर आसान हो सकता है, कभी पेपर डिफिकल्ट हो सकता है। तो आपको दोनों पेपर के लिए रेडी होकर रहना है। कोई स्पेसिफिक डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, कुछ अगर स्पेसिफिक डाउट है तो। वेटेज जो है तो वेग टर्म हो जाता है, वेटेज डिफाइन कैसे करते हैं उसके अलावा भी डिपेंड करता है कि आपका फेवरेट एरिया क्या है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो वेटेज मैं बता भी दूं, तो आपका जो जहाँ स्ट्रॉन्ग एरिया होगा उसमें आप हमेशा अच्छा करोगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, चलो देखो यहाँ पे थर्मो में एक रिलेशन पढ़ाया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक रिलेशन पढ़ते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा जी नोट प्लस आर टी लॉन क्यू। यहाँ पे क्यू है रिएक्शन कोसेंट, क्यू है रिएक्शन कोसेंट। ठीक है, तो डेल्टा जी नोट आर टी लॉन क्यू। ठीक, अब ध्यान देंगे यहाँ पे, तो डेल्टा जी का मतलब पुट कर सकते हैं -N F E, डेल्टा जी नोट होगा -N F A नोट। ठीक, और प्लस आर टी लॉन क्यू कर दिए। अब यहाँ पे हम ई के लिए क्या कर सकते हैं, ई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एन एफ से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू ई नोट हो जाएगा, माइनस आर टी बाई एन एफ हो गया। यहाँ पे एफ होता है फैराडे कांस्टेंट, और एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, और यहाँ हो जाएगा लॉन क्यू। बात समझ में आया। तो अब इस लॉन को अगर लॉग में चेंज करते तो आपको पता होना चाहिए कि लॉन क्यू को हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग क्यू। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सारे का वैल्यू पुट कर देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे ई नोट इक्वल टू हो जाएगा -RT बाई यहाँ पे NF × 2.303 लॉग क्यू। बात समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो आर का वैल्यू पुट करेंगे 8.314, आपके एसआई यूनिट्स में जो वैल्यू होता है। टी का वैल्यू पुट क्या करेंगे, तो नॉर्मली हम टेम्परेचर को 298 केल्विन लेके चलते हैं। अगर टेम्परेचर कुछ और मेंशन किया है तो इतना देंगे, नहीं मेंशन किया तो इतना ही मान के चलना है। तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन में टेम्परेचर इतना ही होता है, तो बाय डिफॉल्ट इतना पुट कर देंगे हम लोग। यहाँ पे एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको तो हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग डालेंगे। और एफ होता है फैराडे कांस्टेंट, नियरली होता है 96500। ठीक है, इस वैल्यू को पुट करने के बाद आपका इक्वेशन जो नर्स इक्वेशन का ऐसा बन जाएगा, 0.059 आ जाएगा ये वैल्यू, नीचे हो जाएगा एन और लॉग क्यू। तो ये हो गया आपका नर्स, इसको बोलते हैं नर्स इक्वेशन।
तो जब भी कोई सेल देगा तो सेल देगा तो आपको ई, अब ई निकालना आपको आता है तो आप ई निकाल लोगे। ई कैन कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ये आप ई नोट निकालना सीख गए थे। आप ई नोट को निकाल सीख गए आपको रेडिएशन का एन निकालना आता है और रेडिएशन का क्यू निकालना आता है। तो रेडिएशन का एन और क्यू पुट करोगे तो अपने ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको ई यानी ई निकल के आ जाएगा। तो ई नोट निकालना सीख गए थे, ई नोट का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्यू और एन पुट करने के बाद आपको सेल पोटेंशियल मिल जाएगा, सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोला गया नॉस इक्वेशन। इस पे दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, उसको लिख लेंगे। फिर इसी में एक दो कंडीशन लगा के बाकी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कहीं के बुक्स में क्या होता है ना, कहीं के बुक्स में 0.0059 है, उसको लोग अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, तो ऐसा भी लिख सकते हैं ई नोट माइनस 0.06 भी लिख सकते हैं, 0.059 को लॉग क्यू। ठीक है, तो रिवाइज किया किया जाता है आपको ना, कि बेसिकली आपके पास 0.06 लोगे तो उससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका डाटा पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वैल्यू चूज करोगे। तो डाटा है और ऑप्शन है, चेक कर लेना। ज़्यादा एक्यूरेट ऊपर रहेगा, या फिर आपको क्या करेगा ना, आर टी बाई एन एफ का वैल्यू क्वेश्चन में लिख के दे देगा। तो अगर क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, जे में वैल्यू लिख के दे देता है, और क्वेश्चन में अगर वैल्यू मेंशन रहेगा तो उसी वैल्यू को आपको यूज करना है, अपना दिमाग भी बीच में नहीं लगाना है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, फिर चलो। ठीक है, तो वो चलो यहाँ तक नोट कर लिए हैं तो ध्यान देंगे। और आपसे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि मेरे पास एक जिंक+2 से जिंक, एक इलेक्ट्रोड है उसका -0.76 से आपको वैल्यू दिया हुआ है, कॉपर का इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.34 दिया हुआ है। ठीक, और आपके पास जो प्रोसेस दिया उसमें बताया है कि जिंक प्लस कॉपर+2 गिव्स जिंक+2 एक्वस एक्वस यहाँ सॉलिड गिव्स कॉपर सॉलिड, और यहाँ पे इसका बताया, इसका कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ है 0.01, इसका कॉन्सेंट्रेशन लिया है 0.1। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि इसका आपको इस प्रोसेस में कोई ई पता करना है, यानी ई सेल क्या होगा। ठीक, बच्चों फटाफट इसमें 9 से क्वेश्चन अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, और मेरे को ई सेल का वैल्यू बताएंगे, तो ई सेल का वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो बेसिकली हमको पहले चाहिए होगा ई नोट सेल -0.059 बाई एन लॉग क्यू। इसमें बेसिकली क्या है, आपको ई नोट सेल निकालना है। ई नोट सेल कैसे निकलेगा, तो यहाँ का वैल्यू यूज करके आप ई नोट सेल निकाल लोगे, यानी कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड से जो सेल बनेगा उसका ई नोट सेल पहले पता कर लेंगे, उस वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे। ठीक है, और इस जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है इसका एन और क्यू पता कर लो, उसको पुट करके आपको ई सेल मिल जाएगा। जल्दी से फास्ट आंसर बताएंगे।
आंसर बताएं चलो इसका फास्ट। इस क्वेश्चन पे चलो ध्यान देना। आपका इनोड सेल कितना निकलेगा, तो आप लोग ऑलरेडी इसका आंसर बता चुके थे मेरे को। तो इनोड सेल में क्या होता है, जो कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसमें से हम लेंगे इस कॉपर को ले लेंगे एज अपना कैथोड, और जिंक को बनाएंगे अपना एनोड। ठीक है। तो 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.76 वैल्यू लेंगे, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 1.1 वोल्ट। ठीक। तो इनोड सेल मिल चुका है। इस प्रोसेस का क्यू कैसे निकलेगा। अच्छा, यहाँ प्रोसेस का एन कितना होगा, एन होगा 2। तो एन हो गया 2। क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू में क्या होगा, जिंक +2 डिवाइडेड बाई कॉपर +2। जिंक +2 कितना है, 0.1 है, और कॉपर +2 कितना है, 0.01 है। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 10। तो अब आपको निकालना है ई सेल। तो ई से इक्वल इनवर्स सेल होगा 1.1 वोल्ट माइनस 0.0, इसको नियरली हम 0.6 बोल सकते हैं, बाई एन हो गया 2, लॉग हो जाएगा 10। तो लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो ये आएगा -0.03। चेक। तो 1.07 वोल्ट ये हो जाएगा आपका ई सेल का वैल्यू। होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो नौ से इक्वेशन को अब यूज कैसे करना आपको मैं समझा समझा दिया हूँ। अब इस पे दो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, और इसके बाद फिर से इक्विलिब्रियम का कंडीशन बस बता देते हैं। ठीक है, तो इतने बाद अपना क्लास खत्म हो जाएगा। तो आपके सामने मैं नीट का क्वेश्चन में शेयर कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आप ट्राई करो। क्वेश्चन 19 ट्राई करेंगे। ठीक है। इसमें है ना, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू बेसिकली 1.05 वोल्ट है। 1.05 वोल्ट है, यानी इनो सेल आपको दे दिया गया है। ठीक है। आपको ई सेल पता करना है, आपको ई सेल पता करना है, यानी आपको ईएफ पता, ईएफ का मतलब ई सेल पता करना है। ठीक। इनोड सेल मेंशन क्या है, 1.05 वोल्ट। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे फास्ट। ठीक है। जो बच्चे इसको ट्राई कर लेंगे, थोड़ा दिमाग लाएंगे, 24 नंबर कैसे बनेगा। ठीक। 24 में क्या है ना, 24 में बोला गया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब होता है, ठीक है, आप सोच सकते हो H2 से 2H+। ठीक। बात समझ में आया? और इसका इसका ये जो ई नोट होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, या तो आप ऐसा लिखोगे, तो H2 से H+ का जो ई नोट होता है उसको बाय डिफॉल्ट हम जीरो मानते हैं। ठीक है। और कभी कभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को वैसे भी लिख सकते हो, 2H+ से H2, इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन इन फॉर्म ऑफ रिडक्शन, दोनों तो पॉसिबल है। इस केस में क्या होगा, जो ई नोट ऑफ H+ से H2 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखे या इन फॉर्म ऑफ रिडक्शन लिखे, उसका ई नोट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है। अब बोला गया है कि आपको प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मैक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड जीरो इन प्योर वाटर। ठीक है। तो एक मतलब ये दे दिया इन्फॉर्मेशन। अब प्योर वाटर में कितना प्रेशर हम हाइड्रोजन लेंगे ताकि उसका पोटेंशियल यानी ई, ई नोट नहीं ई, ई जीरो हो जाए। इसको जीरो करना है, ई को जीरो करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन 24 का आंसर बताएंगे मेरे को, और क्वेश्चन 19 का जल्दी से बताएंगे, फास्ट पे चलो। ठीक है।
मैं आपका आंसर वेट कर रहा हूँ, बताना आपको। अभी तक आप लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, तो ये क्वेश्चन आसान है। ठीक है, ट्राई करोगे बन जाएगा। बचलो से आंसर बताएंगे फास्ट। ठीक है, एक आंसर आ चुका है, 19 का बी। तो 19 ये आपका इसमें है। बेसिकली हमको पहले क्यों निकालना पड़ेगा। चलो देखते हैं 19 का। तो 19 का देखो, 19 का आप क्यों निकालोगे, तो 19 का क्यों कैसे निकलेगा चलो। तो 19 का राइट साइड में निकल है, निकल का 0.001 मोलर रहेगा, और एजी का 0.00 का स्क्वायर रहेगा, 0.001 का स्क्वायर है। इसका जो क्यू होगा ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, एन 10 का पावर क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब नॉट इक्वेशन में जो ई होता है, ई इक्वल टू क्या होगा, ई नोट माइनस 0.059 बाई एन, यहाँ पे एन होगा 2, और लॉग के अंदर जो टर्म होगा लॉग और 10 का पावर 3 हो जाएगा क्यू का वैल्यू। ई नोट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.1.05 दिया हुआ है, और का पार बाहर होगा तो क्या होगा, 0.06 मान सकते हैं, इंटू 3 कर सकते हैं, बाई 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो 1.05 माइनस 0.03 इंटू 3, यानी 1.05 माइनस 0.09 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी वैल्यू नियरली हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 0.96 के आसपास आ जाएगा वैल्यू। ठीक, तो 19 का आंसर जो है वो होगा सी, सी होगा। ठीक है, 19 का आंसर सी होगा। बात समझ में आया? ठीक है, एक बार ट्राई करो, 24 का आंसर कैसे निकलेगा। मतलब 24 में क्वेश्चन समझना है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जीरो इन प्योर वाटर। ठीक है, तो ध्यान देंगे। इसका कोई आंसर किसी को है तो बताएंगे, रिपोर्ट करेंगे, नहीं तो मैं सॉल्व करूंगा जल्दी से फास्ट।
ठीक है, एक आंसर अपने पास आज। हाँ, आंसर सी करेक्ट है। तो चेक कर लेते हैं। ना ना ना, क्वेश्चन जो 24 था, तो हाइड्रोजन टोट को हम ऐसा ले लेते हैं, H2 गिव्स 2H+। ठीक। अब इसका इसका जो ई होगा क्या होगा, E0 -0.059 बाई एन लॉग क्यू होगा। अच्छा, जो हाइड्रोजन होता है उसका E0 तो बाई डिफॉल्ट जीरो होता है, तो ए बाई डिफॉल्ट जीरो तो होगा ही होगा। मेरे को पता करना था कि ई को भी जीरो करना है। ठीक है, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू होगा -0.059। यहाँ पे एन होगा 2 लॉग क्यू। अच्छा, यहाँ पे लॉग क्यू का मतलब क्या होगा, तो क्यू से निकलेगा तो ये हो जाएगा H+ का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ H2। तो बोला गया है कि आप प्रेशर ऑफ H2 को क्या लोगे कि ये इसका ई जीरो हो जाए। तो ध्यान देना, क्योंकि आपका दिया था क्वेश्चन में कि आपका सॉल्यूशन कैसा, सॉल्यूशन न्यूट्रल है। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में H+ का क्या कॉन्सेंट्रेशन का अमाउंट कितना होता है, 10⁻⁷ मोलर। ठीक। तो क्यू का वैल्यू में ऊपर हो जाएगा 10⁻⁷ का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 ऊपर हो जाएगा 10⁻14 हो जाएगा, नीचे होगा प्रेशर ऑफ H2 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो क्यू इक्वल टू होगा 10⁻14, नीचे हो जाएगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। बात समझे। तो अब सिंपली बोला गया ना, सिंपली आपको क्या करना है, आपको ई को जीरो करना है। ई को जीरो, ये अगर ई को जीरो करना है तो ये जो क्यू है, क्यू को वन होना पड़ेगा। तो अगर ई को जीरो करना है, इसका मतलब क्यू को वन होना पड़ेगा। क्यू वन कब होगा, तो जब ऊपर का जो वैल्यू है वही नीचे का वैल्यू होगा, दोनों तभी तो कटेगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि प्रेशर जो H2 का जो वैल्यू होगा वो 10⁻⁻14 के इक्वल होगा। ठीक। तो क्यू को वन होने के लिए आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल करना चाहिए। तो न्यूमरेटर में चूंकि 10⁻14 था, तो आपका प्रेशर ऑफ H2 भी क्या होगा, 10⁻14 होगा, तभी क्यू का वैल्यू वन होगा। और जब क्यू का वैल्यू वन होगा तो ई का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक। तो ये था क्वेश्चन 24 का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो नॉस इक्वेशन लिखना सिखा दिया आपको, उसका यूज क्या है वो आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब आपको मैं बस समझा रहा हूँ कि नॉस इक्वेशन को इक्विलिब्रियम में के टाइम में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उसको समझा के उसमें एक क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो बताओ ना, आपके पास इक्वेशन क्या था। अच्छा, ये क्वेश्चन को दिक्कत नहीं है ना, जो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना आपको। ठीक है, तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है। चलो, तो ध्यान ना बच्चों लोग, आपका नॉस इक्वेशन क्या बोलता है, ई इक्वल टू क्या है, इनोस -0.059 बाई एन लॉग क्यू था। तो अगर हम इक्विलिब्रियम पे इसको लिखते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे बच्चों लोग आपका ई जीरो हो जाता है, सेल्फ पोटेंशियल जीरो होता है, हो जाता है, और क्यू को हम के लिख देते हैं। तो ये दोनों मॉडिफिकेशन से क्या हो जाएगा आपका, तो E0 -0.059 बाई एन, ये हो जाएगा लॉग के हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो चुका है, तो यानी सेल्फ पोटेंशियल का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इक्वल टू हो जाएगा 0.059 बाई एन लॉग के हो जाता है। तो इसमें बहुत क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। आपको बेसिकली कभी ई नोट दे देगा और आपसे के पूछ देगा, या आपको के दे देगा, आपको ई नोट पूछ देगा, इतना ही क्वेश्चन सर रहता है। ठीक है, तो इसको दिमाग में सेट कर लेना आपको।
ठीक है चलो, यहाँ तक। इस अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको क्या लिखना है मैं बता दिया आपको। यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन बेसिकली क्या है, इक्विलिब्रियम पे आपका बेसिकली डेल्टा जी जीरो हो जाता है। थर्मल जब पढ़ाया जाएगा तो डेल्टा जी जीरो होता है। डेल्टा जी बेसिकली क्या होता है, डेल्टा जी बेसिकली होता है -NFE। तो अगर डेल्टा जी जीरो होगा तो इसमें ई क्या होगा, बाई डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। ठीक। और क्यू को हम के इक्वल लिख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका मॉडिफाइड वर्जन मिल गया हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कैसे नॉन इक्वेशन का यूज करना है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। या तो आपको डेल्टा जी ई नोट दे देगा, आपको के पूछेगा, या तो के दे करके आपसे ई नोट पूछता है। ठीक। अब इसका क्वेश्चन मैं एक दिखा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं पहले फटाफट। जब क्वेश्चन नंबर 21 को बनाएंगे फास्ट, क्वेश्चन 21 को अटेम्प्ट करेंगे और आंसर बताएंगे मेरे को। ठीक है, तो ध्यान ना, इस क्वेश्चन में आपका इनोड सेल दिया हो, क्वेश्चन में आपके पास आपसे बोला इलेक्ट्रॉन वन दिया हुआ है, इसमें सिंगल ट्रॉन सिस्टम कितना बिहेव करेगा। तो इनोड इक्वल टू क्या आपके पास बच्चों होगा, 0.059/n log के। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, इनोड कितना है 0.59, यहाँ पे 0.059 है, यहाँ पे n को 1 पुट कर दिया, log के निकालना है मेरे को बच्चों लोग, तो यहाँ पे कट के हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो log के का वैल्यू आ रहा है 10। ठीक है, log के का वैल्यू 10 होगा तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो के का वैल्यू हो जाएगा 10 का पावर 10 हो जाएगा। यानी आंसर जो डी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बच्चों लोग, ये था आज का क्लास हमारे साइड से।
तो क्लास में हम लोग आज क्या किए, नर्स इक्वेशन खत्म कर ली, उसका एप्लीकेशन खत्म कर लिए, और आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में नर्स इक्वेशन कैसा होगा वो भी समझा दिए। यानी हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नर्स ये सारा चीज खत्म हो चुका है। तो एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है चैप्टर का, आपका सेल या बैटरी। ठीक है, बैटरीज के बारे में एक्सप्लेन करना है, उसका तो चैप्टर खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो हम लोग मूव कर जाएंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पे। ठीक है, सेल या बैटरी का जो चैप्टर है ना वो सिंपल है, मतलब वो उसको आप खुद से ही पढ़ सकते हो। उसमें बेसिकली क्या करना है, हर सेल या बैटरी का आपको एनोड कैथोड, ठीक है, में रिएक्शन क्या होगा और नेट सेल रिएक्शन क्या होगा एक्सप्लेन करना होगा आपको। ठीक है, ठीक है, चलो, ओके, थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।